नमस्कार, मैं तरुण वर्मा और मैं एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि सर्ट्रेलिन दवा के विथड्रॉल से किस तरह के सिम्पटम्स आते हैं और कितने समय तक ये विथड्रॉल सिम्पटम्स बने रहते हैं और किस तरह से इन सिम्पटम्स से कोप किया जाए, इनको कैसे हैंडल किया जाए, दूर किया जाए। तो आइए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। सर्ट्रेलिन के विड्रॉल से आने वाले सिम्टम्स तब देखने में आ सकते हैं जब कोई व्यक्ति या तो एकदम इस एंटी डिप्रेसेंट दवा को लेना बंद कर देता है या जब धीरे धीरे भी ये दवा लेना पेशेंट बंद कर रहा होता है। इसकी वजह से जो सिम्टम्स आते हैं वो होते हैं जैसे फ्लू जैसे सिम्टम्स, जिसमें थकान, सर दर्द, स्वेटिंग ऐसे सिम्टम्स आते हैं। इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, नौजिया फील होना, इम्बैलेंस लगना जैसे कि चक्कर आना, स्किन पे, खाल पे बहुत सारे सेंसेशंस महसूस होते हैं, हेडेक होता है और नींद की कमी आना। सर्ट्रेलिन एक बहुत ही कॉमन एक दवा है जो कि डिप्रेशन और कुछ अन्य मानसिक बीमारियों के लिए प्रिस्क्राइब की जाती है, जैसे कि एंजाइटी डिसऑर्डर्स या ओसीडी में। ये एक एंटी डिप्रेसेंट दवा होती है। ये दवा एक ऐसे क्लास ऑफ मेडिसिन्स को बिलोंग करती है जिसे कहा जाता है सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स, मतलब SSRI। और जैसा कि बताया, इससे मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, एंजाइटी डिसऑर्डर जैसे कि जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, पैनिक डिसऑर्डर और इसी के साथ ओसीडी, ईटिंग डिसऑर्डर्स और पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर मतलब PTSD, इनका भी इलाज किया जाता है। इसी के साथ महिलाओं में प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स, उन्हें भी ट्रीट किया जाता है, जिसमें कि एक मानसिक बीमारी हो सकती है प्री मेंस्ट्रुअल डिस्फोरिक डिसऑर्डर मतलब PMDD। इसका भी इलाज किया जाता है जब मेंस्ट्रुएशन से पहले महिलाओं में इस तरह के प्री मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स आते हैं। जो लोग एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ छोड़ देते हैं उनमें आधे से भी ज़्यादा, करीब 55 से 60% लोगों में विड्रॉल सिम्टम्स आते ही हैं। और हर किसी का ये जो एक्सपीरियंस होता है ये अलग होता है। कुछ को माइल्ड सिम्टम्स आते हैं, कुछ को मॉडरेट इंटेंसिटी के सिम्टम्स आते हैं और कुछ को इतने सीवियर सिम्टम्स आते हैं जिससे कि उनकी डेली लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। सर्ट्रेलिन विड्रॉल होता क्यों है? सर्ट्रेलिन दवा की मदद से दिमाग की कोशिकाओं के बीच मतलब न्यूरॉन्स के बीच पाए जाने वाला सेरोटोनिन, उसकी मात्रा को बढ़ाया जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स इस सेरोटोनिन को वापस खींच लेते हैं। जो भी एक्सेसिव सेरोटोनिन होता है उसको वापस खींच लेते हैं और उनके वापस खींचने को मतलब जिसे रीअपटेक या रीएब्जॉर्प्शन कहा जाता है, उसे रोकने का काम करती है सर्ट्रेलिन, ताकि इतना सेरोटोनिन अवेलेबल हो जो कि अगले न्यूरॉन में पहुंचाया जा सके, जिससे कि दो न्यूरॉन्स के बीच कम्युनिकेशन बना रहे। मतलब कम्युनिकेशन बने रहने का मतलब है कि वो आपस में इलेक्ट्रिक कम्युनिकेशन करते रहें, इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता रहे, जिससे कि सेरोटोनिन के लेवल भी बढ़ेंगे और सेरोटोनिन के बढ़ने से मूड जो है वो बेटर होगा और बाकी जो इमोशंस हैं जैसे कि एंजाइटी, उनमें भी कमी आएगी। जब आप अपना जो रेगुलर डोज होता है सर्ट्रेलिन का वो लेना बंद कर देते हैं या उसे थोड़ा कम भी कर देते हैं या काफ़ी ज़्यादा कम कर देते हैं, तो ये जो सेरोटोनिन के लेवल्स हैं ये एकदम से गिर जाते हैं और इलाज से पहले के जो लेवल थे उस तक इनकी मात्रा पहुंच जाती है। और विड्रॉल सिम्टम्स तब होते हैं जब वो इस अचानक से आई गिरावट में, जो कि सेरोटोनिन लेवल्स के अचानक से गिरने से जो लेवल्स में जो कमी आती है, उसकी मात्रा, उसकी क्वांटिटी में जो कमी आती है, उसके साथ अडेप्ट करने में जो शरीर और दिमाग को जो समस्याएं फेस करनी होती हैं, इस बदलाव के साथ जो अडेप्ट करना होता है, उस अडेप्टेशन के दौरान आए सिम्टम्स ही विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। तो ये विड्रॉल सिम्टम्स और कुछ नहीं, बस दिमाग और शरीर के अडेप्टेशन है, या ये कहें कि एक तरह की प्रतिक्रिया है, रिएक्शन है, जब अचानक से सेरोटोनिन के लेवल्स गिरते हैं। और जितनी ज़्यादा मात्रा में ये कमी आएगी, मतलब आप अगर एक हाई डोज पर अगर दवा ले रहे हैं और अचानक से छोड़ देते हैं लेना, या उसकी क्वांटिटी में अचानक से आधा या एक तिहाई से भी ज़्यादा बदलाव ले आते हैं, तो जितना बड़ी गिरावट आएगी उतने ज़्यादा जो है शरीर को, दिमाग को अडेप्ट करना पड़ेगा, उतनी ही ज़्यादा दिमाग जो है वो प्रतिक्रिया देगा। सर्ट्रेलिन की हाफ लाइफ छोटी होती है। दूसरी SSRI दवाइयों के मुकाबले सर्ट्रेलिन की हाफ लाइफ कम होती है, जो कि करीब 1 दिन ही होती है। 20 से 24 घंटे की हाफ लाइफ इसकी होती है। इसका मतलब हुआ कि दवा लेने के कुछ ही दिनों में इसकी जो क्वांटिटी है या ये जो केमिकल है ये आपके शरीर से, खून से
निकल चुका होगा। तो इस तरह के जो शॉर्ट एक्टिंग एंटी डिप्रेसेंट होते हैं, इनमें ज़्यादा विड्रॉल सिम्टम्स एक्सपीरियंस में आते हैं, जबकि जो लॉन्ग हाफ लाइफ वाले जो एसएसआरआई होती हैं, उनको शरीर से खून से निकलने में कई दिन का समय लग जाता है, 6-6 8-8 दिन 10-10 दिन भी लग जाते हैं। तो उनकी वजह से विड्रॉल सिम्टम्स कम आते हैं। क्योंकि ये हाफ लाइफ छोटी होने की वजह से, करीब 20-24 घंटे की हाफ लाइफ होने की वजह से इनके लेवल्स में अचानक से बहुत गिरावट आ जाती है, जिसकी वजह से शरीर को अडेप्ट करना पड़ता है और विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा आते हैं। और जिन दवाओं में धीरे धीरे उनकी क्वांटिटी में कमी आती है, उनके साथ शरीर को अडेप्ट करने का टाइम मिल जाता है, जिस वजह से विड्रॉल सिम्टम्स कम आते हैं। एक बात ध्यान देने की है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं को डिसकंटिन्यू करने से ना ही सिर्फ आपकी बीमारी का रिलैप्स हो सकता है, बट सुसाइडल थॉट्स भी अचानक से एक्सपीरियंस होने लगते हैं। बहुत से लोग जो सर्ट्रेलिन जैसी शॉर्ट हाफ लाइफ वाली दवाओं को एकदम से छोड़ देते हैं, और वो भी जब ज़्यादा डोज वाली सर्ट्रेलिन को एकदम बंद कर देते हैं, तो उनमें सुसाइडल थॉट्स अक्सर आ जाते हैं। पर हाँ, यहाँ ये भी बात ध्यान देने की है कि विड्रॉल सिम्टम्स का मतलब डिप्रेशन या एंजाइटी का लौट आना नहीं होता। रिलैप्स को काफ़ी समय लग जाता है वापस आने में, जबकि विड्रॉल सिम्टम्स जो हैं वो एकदम प्रतिक्रिया की वजह से आते हैं। तो अगर आज आपने दवा छोड़ी, तो कल परसों के अंदर आपको विड्रॉल सिम्टम्स महसूस होने लग जाएंगे। पर डिप्रेशन एंजाइटी के लक्षणों को वापस लौटने में कुछ हफ्तों का समय लग जाता है, जब दवा का असर पूरा आ चुका हो उसके बाद। हाँ, अगर आपने दवा लेनी शुरू ही की है, 2-4 दिन बाद छोड़ दी है, तो उसके बाद आपके डिप्रेशन या एंजाइटी के सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। उसे रिलैप्स तो नहीं कहेंगे, पर हाँ, ये ज़रूर होगा कि दवा लेने से पहले अगर आपका एंजाइटी लेवल कम था, तो वो दवा छोड़ने के बाद थोड़ा बढ़ सकता है। ये ज़रूर हो सकता है। सर्ट्रेलिन विड्रॉल के सिम्टम्स और साइड इफ़ेक्ट्स क्या होते हैं, इस बारे में थोड़ा आपको बताता हूँ। जो सबसे कॉमन जो सिम्टम्स होते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं। इंसोम्निया होता है, मतलब नींद की कमी आना। नोजिया होता है, इम्बैलेंस मतलब चक्कर आना। सेंसरी डिस्टर्बेंस, लाइट बहुत ज़्यादा महसूस होती है, आवाज़ें टॉलरेट नहीं होती, या इलेक्ट्रिक शॉक का सेंसेशन आ सकता है। और इसी के साथ एंग्जाइटी, मूड डिस्टर्बेंस, एजिटेशन, एंगर, ये सारे सिम्टम्स आ सकते हैं। ये तो सबसे कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि सर्ट्रेलिन छोड़ने के बाद आएंगे। पर इसके अलावा शरीर के काफ़ी सारे जो हमारे सिस्टम होते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम होते हैं, उन सब में कोई ना कोई असर आ सकता है एसएसआरआई को विड्रॉ करने से, मतलब उसे बंद करने से। तो इसमें काफ़ी सारे सिम्टम्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे कि डाइजेस्टिव सिम्टम्स होंगे, नोजिया, वॉमिटिंग, क्रैम्प्स महसूस होना, डायरिया होना या भूख में कमी आना। बैलेंस में मतलब डिजीनेस, लाइट हेडेडनेस, और कभी कभी तो बॉडी को कोऑर्डिनेशन में भी मुश्किल आती है, चलने में भी दिक्कत आती है। स्लीप प्रॉब्लम्स, नाइटमेयर्स आ सकते हैं, गंदे गंदे सपने आ सकते हैं, अनयूजुअल से जो आज तक ना आए हों ऐसे ड्रीम्स आ सकते हैं, और इंसोम्निया भी हो सकता है। इसके अलावा मूड में चेंजेस आते हैं, जैसे कि एंजाइटी होना, एजिटेशन होना, बेचैनी, रेस्टलेसनेस, पैनिक की फीलिंग आना, डिप्रेस्ड मूड का बढ़ जाना, मूड स्विंग्स होना, मैनिक फीलिंग्स आना, चिड़चिड़ापन होना, सुसाइडल आइडियाज़ आना। पूरे शरीर में जो सिम्टम्स महसूस हो सकते हैं, जैसे कि फ्लू लाइक सिम्टम्स होते हैं, जिसमें सर दर्द होना, बॉडी के दूसरे अंगों में दर्द महसूस होना, मसल पेन होना, वीकनेस महसूस होना, थकान महसूस होना। कुछ बिजार से सेंसेशंस हो सकते हैं, कुछ अजीब सी संवेदनाएं हो सकती हैं, जैसे ब्रेन जैप जिसे कहा जाता है, इलेक्ट्रिक शॉक, ऐसा लगता है जैसे दिमाग में करंट दौड़ गया, ऐसा महसूस हो सकता है। और अगर आप सर को हिलाएंगे तो ये जो करंट का दौड़ना है ये और भी ज़्यादा महसूस हो सकता है। ऐसे लगेगा कि जैसे कुछ चुभ रहा है, सुइयां चुभ रही हैं। कान में कुछ ऐसी रिंगिंग आवाज़ें आ सकती हैं, जैसे कि कुछ बज रहा है, टिनाइटस कहते हैं जिसे। टेस्ट आपका बिगड़ सकता है, अजीब सी स्मेल आ सकती है आपको, या साउंड को लेकर सेंसिटिविटी बढ़ जाती है। हीट इनटॉलरेंस, बहुत ज़्यादा पसीना आना, गर्म महसूस होना, हाई टेम्परेचर को टॉलरेट ना कर पाना, या शरीर में बहुत गर्मी मतलब बुखार जैसा महसूस होना। इसके अलावा मोटर कंट्रोल प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ट्रेमर आ सकते हैं, मसल टेंशन हो सकती है, रेस्टलेस लेग्स हो सकती हैं, चलने में दिक्कत आ सकती है, खड़ा रहने में, चलने में मुश्किल होगी, लड़खड़ाएंगे शरीर, हाथ कांपेगा, स्पीच पे कंट्रोल मुश्किल हो सकता है, कुछ भी चबाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो इस तरह के बड़े सारे सिम्टम्स आपको महसूस हो सकते हैं अगर आप एकदम से दवा लेना छोड़ देते हैं सर्ट्रेलिन वाली। ज़्यादातर लोगों के लिए सर्ट्रेलिन विड्रॉ करने से जो सिम्टम्स हैं वो
लास्ट डोज के करीब 3-4 दिन के अंदर अपीयर कर जाते हैं। पर कितने टाइम तक ये ऐसे सारे विड्रॉल के सिम्टम्स टिकेंगे ये वेरी कर सकता है, पर आप मान सकते हैं कि कुछ दिनों से कुछ हफ्तों तक तो ये सिम्टम्स रहेंगे ही। और कई मामलों में जहां लोग लंबे टाइम से ये दवाएं ले रहे होते हैं और हाई डोज के बाद अचानक से छोड़ते हैं, उसमें तो कई महीनों तक ये सिम्टम्स बने रह सकते हैं। हालांकि सारे सिम्टम्स महीनों तक नहीं बने रहेंगे, कुछ 2-4 सिम्टम्स ज़्यादा लंबे टाइम तक बने रह जाएंगे। और हर व्यक्ति में भी अलग अलग विड्रॉल सिम्टम्स आते हैं। कुछ लोगों में तो बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं आएंगे, ये भी हो सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं उनको कोई सिम्टम, कोई फर्क महसूस नहीं हुआ। पर मेजॉरिटी जो है लोगों की, जैसे कि बताया कि करीब 60% लोगों में तो विड्रॉल सिम्टम्स आएंगे ही। और जैसा कि बताया कि उसकी सिवियरिटी भी अलग अलग होगी, तो किसी के काम में, किसी के घर के अपने रोज़मर्रा की गतिविधियों में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में, स्कूल कॉलेज पढ़ाई जो भी कर रहे हैं कंसंट्रेशन वाला काम, उसमें दिक्कतें आ सकती हैं, परेशानी होगी। अगर आपको बहुत सीवियर विड्रॉल सिम्टम्स हो रहे हैं, ध्यान दें कि इसका मतलब ये नहीं कि सर्ट्रेलिन की एडिक्शन हो गई थी आपको। एडिक्शन में क्रेविंग होती है, जबकि एंटी डिप्रेसेंट दवाओं की कोई क्रेविंग महसूस नहीं होती। पर कई लोगों को लगता है कि इन दवाओं को छोड़ने से जो सिम्टम्स आ रहे हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हैं, ये भी बिल्कुल अल्कोहल ड्रग्स वाले विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। इनमें काफ़ी सारे सिम्टम्स कॉमन होते हैं, शायद ये दवाएं भी एडिक्ट कर देती हैं। नहीं, ऐसा नहीं होता। जो भी व्यक्ति कुछ हफ्तों या महीनों से सर्ट्रेलिन ले रहे हैं, चांसेस बहुत हाई होते हैं कि उनमें विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे ही। और रिसर्च ये कहती है कि एसएसआरआई के विड्रॉल से आने वाले सिम्टम्स करीब 40% लोगों में बहुत सीवियर लेवल के होते हैं। ज़्यादातर लोग इसको सीवियर ही रिपोर्ट करते हैं। अब बात करेंगे कि इन सिम्टम्स से कैसे कोप किया जाए, इनसे कैसे रिलीफ लिया जाए, क्या कर सकते हैं आप जिससे कि इन सिम्टम्स को दूर भगाया जाए। एक तो सिंपल सा आसान सा तरीका है कि एसएसआरआई को धीरे धीरे छोड़ो। अगर आपने अचानक से छोड़ी है सर्ट्रेलिन दवा और आपके ये विड्रॉल सिम्टम्स आ गए हैं, तो डॉक्टर को कांटेक्ट करें और दोबारा से दवा चालू करें और फिर धीरे धीरे छोड़ना शुरू करें। और धीरे धीरे छोड़ने की जो प्रक्रिया है वो कई हफ्तों महीनों तक चलती है। ये नहीं कि 2-3 हफ्तों में धीरे धीरे छोड़ेंगे, कि हर 3 दिन में आप अपनी डोज को 1/3 कम कर देंगे या 1/4 कम कर देंगे, ऐसा नहीं है। कई हफ्तों महीनों तक आपका ये जो डोज रिडक्शन है चलता रहेगा। कई बार जब ये ऑप्शन काम नहीं कर पाती, विड्रॉल सिम्टम्स ज़्यादा आएंगे ही आएंगे ऐसा सस्पेक्ट किया जा रहा है अगर, तो डॉक्टर क्या करेगा, वो लॉन्ग एक्टिंग एसएसआरआई दवाई पर पहले आपको स्विच कर देगा और फिर उसके बाद टेपर करना शुरू करेगा। क्योंकि सर्ट्रेलिन की हाफ लाइफ छोटी होती है, इसलिए चांसेस बहुत हाई हैं कि इसके विड्रॉल सिम्टम्स तो होंगे ही होंगे। तो इसलिए जिस दवा के कम विड्रॉल सिम्टम्स होंगे तो डॉक्टर पहले उस पर स्विच कर देगा, और वो होती हैं लॉन्ग एक्टिंग दवाएं। तो लॉन्ग एक्टिंग दवाएं कौन सी होती हैं, जैसे कि फ्लोक्सेटिन, जो कि सबसे आम तौर पर स्विच किए जाने वाली दवा है, मतलब इस पर डॉक्टर्स स्विच करा देते हैं। इसमें बहुत बड़े पीक्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं होती, मतलब ऐसा नहीं होता कि बहुत ज़्यादा एकदम से मूड अच्छा हो जाएगा या एकदम मूड ख़राब होगा, नहीं। इसमें आराम आराम से एक पेशेंट जो है वो स्टेबल कंडीशन में आकर दवा छोड़ सकता है। एक टाइम था जब डॉक्टर्स पूरे श्योर नहीं थे कि एसएसआरआई दवाओं को धीरे धीरे छोड़ने से कुछ फ़ायदा होगा, या ये कहें कि विड्रॉल सिम्टम्स को कम करने में कुछ फ़ायदा देती होगी ये अप्रोच। बहुत से डॉक्टर्स ऐसा सोचते थे कि कितना भी टेपर कर लो, विड्रॉल सिम्टम्स तो आएंगे ही। पर नया जो रिसर्च है, पिछले करीब 10-15 सालों में जो बहुत सारी जो रिसर्च हुई है, वो ये बताती है कि जितना धीरे धीरे इसको टेपर किया जाएगा और कई महीनों तक अगर टेपर किया जाएगा, तो इसके विड्रॉल सिम्टम से बचा जा सकता है। और खासकर कि ऐसे सिम्टम जो कि लंबे समय तक एक पर्सन को परेशान कर सकते हैं, ऐसे सिम्टम से बचा जा सकता है अगर कई महीनों तक विड्रॉ किया जाए, ना कि 1 महीने के अंदर अंदर विड्रॉ कर लिया जाए। तो कई डॉक्टर कहते हैं कि 1 हफ्ते बाद इसकी इतनी डोज ले लेना, फिर 1 हफ्ते बाद इसकी इतनी डोज कर देना। नहीं, इसमें कई कई हफ्तों तक एक ही डोज रिडक्शन के साथ चलाया जाता है। मतलब अगर 25% अगर डोज कम की, तो कई हफ्तों तक 75% डोज के साथ चलना होगा। फिर उसके बाद 75 से अगर 50% पर आए, मतलब इनिशियल डोज के 50% पर आए, तो उसी डोज पर कई हफ्तों तक चलना पड़ेगा। तो ऐसे करके जब धीरे 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 कई कई हफ्तों महीनों में जाकर जब टेपर करके इनको खत्म किया जाता है दवाओं को, तो इनके विड्रॉल सिम्टम्स बहुत कम होते हैं और कम सीवियरिटी के होते हैं। तो रिसर्चर्स कहते हैं, जो कि डॉक्टरों के ओपिनियन से काफ़ी अलग है, वो ये कि कहते हैं कि धीरे 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 टेपर करते जाओ जब तक कि आपकी क्वांटिटी बिल्कुल ज़ीरो तक ना पहुंच जाए। मतलब कि आप इस तरह से उसको टेपर करते जाओ कि जब आप बिल्कुल दवा लेना बंद करते हो तो इतने छोटे 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 पीसीज होंगे
कि जो केवल नाम के ही केवल दवा ले रहे हो ऐसा महसूस होगा आपको। बिल्कुल छोटे-छोटे पीसेस में चूरे की तरह आपको लेनी पड़ेगी दवा, और ऐसा किया जा सकता है। और रिसर्चर्स जो हैं वो यही रिकमेंड करते हैं। मतलब रिसर्चर्स जो हैं वो इस गंभीरता को समझते हैं कि ये दवाएँ जो हैं ये कोई टॉफ़ी चॉकलेट नहीं है कि आपने बस आधी कर दी, खा ली तो आपको उतना ही आनंद आएगा। नहीं, वो ये मानते हैं कि ये जो दवाएँ हैं ये काफ़ी असर लाती हैं हमारे दिमाग पर, इनसे काफ़ी ज़्यादा भयानक सिम्पटम्स आ सकते हैं। तो इसलिए लोगों को बेहतर यही है कि वो धीरे-धीरे ही इसे छोड़ें, और एक्सपेरिमेंटल कंट्रोल की तरह, मतलब एक कंट्रोल्ड कंडीशन की तरह इनको बिल्कुल छोटी-छोटी मात्रा में लेकर ही छोड़ा जाए। ये नहीं कि आप 100 एमजी की दवा को लास्ट डोज़ आप 10 एमजी पर छोड़ें, नहीं, आप 2 एमजी की क्वांटिटी में उसको छोड़ें। जितना कम हो सके उतने कम पर आकर इन दवाओं को छोड़ना है, जिससे कि विथड्रॉल सिम्पटम्स ना के बराबर होंगे। हाँ, फिर भी अगर आपको विथड्रॉल सिम्पटम्स हो रहे हैं किसी-किसी वजह से, या आप इतना टाइम तक इतना कैलकुलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप कुछ दूसरी रेमेडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सबसे पहले आती है साइकोथेरेपी। दवाओं को छोड़ते-छोड़ते अगर आप साइकोथेरेपी पे स्विच कर जाते हैं, मतलब कि 2 तरह के लोग होंगे। या तो वो जिन्होंने सिर्फ़ दवा ली है और कभी साइकोथेरेपी नहीं ली, या वो लोग जो दवा के साथ-साथ साइकोथेरेपी भी ले रहे थे। दोनों टाइप के लोगों को साइकोथेरेपी पर अपनी डिपेंडेंस बढ़ानी पड़ेगी, या साइकोथेरेपी से ज़्यादा फ़ायदे लेने होंगे, तभी वो धीरे-धीरे दवा से थेरेपी की तरफ, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट की तरफ स्विच कर जाएँगे, और उनकी जो एक्चुअल इम्प्रूवमेंट है वो थेरेपी से आने लगेगी, और ऐसे में वो दवा के साइड इफ़ेक्ट्स को हैंडल भी कर लेंगे, विथड्रॉल सिम्पटम्स को भी धीरे-धीरे टॉलरेट कर लेंगे, और उनके मूड में और उनके बहुत सारे दूसरे इमोशंस और थॉट्स में बड़े बदलाव नहीं आएँगे, क्योंकि थेरेपी से उनको फ़ायदा मिल रहा है। और साइकोथेरेपी में जो सबसे कॉमन जो थेरेपी है वो होती है सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जो कि मूड, एंग्जायटी, डिप्रेशन सबको इम्प्रूव करती है। सारे सिम्पटम से कोप करने में आपको हेल्प कर सकती है सीबीटी। दूसरी अप्रोच आती है ओटीसी मेडिकेशंस, मतलब जैसे फ्लू के सिम्पटम्स आ गए, पेन की प्रॉब्लम्स हो गई, नोज़िया की प्रॉब्लम हो गई, इनके लिए आप दवाइयाँ लेना शुरू कर दें। देखें कि कौन सी जो दवाइयाँ हैं उनका कोई इंटरेक्शन तो नहीं आ रहा आपके सर्ट्रेलिन दवा से। डॉक्टर से कंसल्ट करें, डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे, वो खुद ही बताएंगे कि आप इस टाइप की दवाइयाँ एक्स्ट्रा लेना शुरू कर दें। तो उससे क्या होगा, आप जो भी विथड्रॉल सिम्पटम्स आ रहे हैं उसको भी दवाओं की मदद से मैनेज कर लेंगे। फिर तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लाइफस्टाइल चेंजेस। सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि बहुत से लोग नहीं करते, सालों सालों से दवाइयाँ ले रहे हैं पर कभी अपने लाइफस्टाइल में चेंज नहीं लाए होते, और ये बहुत ज़रूरी होता है। थेरेपी लो, ना लो, दवा लो, ना लो, हर तरह के पेशेंट के लिए ज़रूरी है लाइफस्टाइल चेंजेस लाना। इससे आपके विथड्रॉल सिम्पटम्स में भारी कमी आएगी, मतलब विथड्रॉल सिम्पटम्स को टॉलरेट भी कर पाएंगे, दूर भी कर पाएंगे। जैसे सबसे पहले एक्सरसाइज। एक्सरसाइज डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी के पेशेंट्स के लिए मस्ट है, रूल है, लेना ही लेना है। 40 से 50 मिनट की डेली एक्सरसाइज करना, या ये कहें कि हफ्ते में 3 से 4 दिन भी अगर आप 1 घंटा मॉडरेट लेवल की एक्सरसाइज करते हो, ब्रिस्क वॉकिंग करते हो, वॉक करके या छोटा-मोटा कुछ और फिजिकल एक्सरसाइज करके अगर आप अपने स्ट्रेस को रिड्यूस करते हो, फिजिकली फिट होते हो, मूड को इम्प्रूव करते हो, तो वो बहुत अच्छा अल्टरनेटिव है। बहुत सारे मेंटल हेल्थ बेनिफिट्स एक्सरसाइज के आते हैं। फिर है स्लीप अच्छी रखना। ध्यान रखो, अपनी स्लीप ठीक होनी चाहिए, रेगुलरली आपकी ड्यूरेशन फिक्स होनी चाहिए, और नींद को अगर आप अच्छा रखेंगे तो आपके लिए अपना डे टू डे लाइफ को कोप करना आसान होगा। सोने और उठने का एक फिक्स टाइम रख लें, अलार्म बजाकर उठें। भले ही नींद आ रही हो, भले ही दवा का आपको लग रहा हो कि इफेक्ट आ रहा है, आपको बहुत नींद आ रही है, फिर भी एकदम अलार्म बजते ही उठ जाना, बिस्तर से बाहर आ जाना और कोई और एक्टिविटी में अपना ध्यान लगाना, ये बिल्कुल ज़रूरी है। फिर तीसरा इसके अंदर आता है लाइफस्टाइल में, खान-पान अच्छा रखो। ना बहुत ज़्यादा खाओ और ना ही बिल्कुल अपनी मील्स को स्किप करो। मील्स को स्किप करने से, छोड़ने से एंग्जायटी बढ़ती है, ख़ासकर कि जब आप कॉफ़ी, चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं तो उससे भी एंग्जायटी बढ़ती है। इसलिए थोड़ा ध्यान रखना है कि आप क्या खा पी रहे हैं। ख़ासकर कि अगर आप अल्कोहल या स्मोक लेते हैं तो उसका तो दवा के साथ असर और भी बुरा होगा, क्योंकि दवाइयाँ असर नहीं करती अगर आप अल्कोहल या स्मोकिंग करते हैं। इसलिए ठीक-ठाक खाना है, अच्छी डाइट रखनी है, और साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा पानी भी पीना है। और जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको एटलीस्ट तब तक तो ये सब बिल्कुल नहीं लेना जब तक कि आपकी एंटी डिप्रेसेंट दवाइयाँ चल रही हैं, सर्ट्रेलिन वाली।
फिर इसके अलावा नेचुरल रेमेडीज़ जैसे कि विटामिन्स अपने ठीक लेते रहो, मिनरल्स अच्छे लो, कुछ हर्बल सप्लीमेंट्स ले सकते हो। पर इन सबको लेने से पहले ध्यान रखो कि अपने डॉक्टर से रिव्यू करा लो। ये नहीं कि बड़े-बड़े दावों में आ गए, यूट्यूब की कोई वीडियो देख ली और लगा कि सारा डिप्रेशन दूर हो जाएगा एक विटामिन, मिनरल लेने से या कोई हर्बल सप्लीमेंट लेने से, तो लग पड़े उस पर, एकदम से दवा छोड़ दी और पता चला विथड्रॉल सिम्पटम बढ़ गए। लगा कि भई ये तो नेचुरल रेमेडी है, नेचुरल तरीके से ठीक होना है, सारा इलाज ये हर्बल सप्लीमेंट कर देगा और चल पड़े उस ट्रीटमेंट को लेने। और पता चला कि बड़े-बड़े दावों के चक्कर में डिप्रेशन तो दूर हुआ नहीं, एंग्जायटी, ओसीडी तो दूर हुआ नहीं, ऊपर से विथड्रॉल सिम्पटम्स और बढ़ गए। तो ना ही उन हर्बल सप्लीमेंट्स के बड़े-बड़े दावों में फँसना है, साथ ही उनको अकेले ट्रीटमेंट के तौर पर नहीं देखना। दिमाग में बिठा लीजिए, मॉडरेट और सीवियर लेवल के एंग्जायटी, ओसीडी और डिप्रेशन पर कोई हर्बल सप्लीमेंट नहीं काम करता। बहुत थोड़ा असर लाते हैं ये सब। इसलिए इनमें कोई क्योर नहीं है आपके एंग्जायटी और डिप्रेशन का। बहुत माइल्ड लेवल के केसेस में ही हर्बल सप्लीमेंट्स काम करते हैं। मॉडरेट और सीवियर लेवल के एंग्जायटी, डिप्रेशन सिर्फ दवाओं, थेरेपी मतलब साइकोथेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से ही बदलाव आता है इसमें। इसलिए बड़े-बड़े दावों से बचें। फिर नेक्स्ट आता है सोशल सपोर्ट। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डिप्रेशन, एंग्जायटी के पेशेंट्स के लिए। खासकर कि जब आप एसएसआरआई को विथड्रॉ कर रहे हैं, उससे सिम्पटम आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके पास एक अच्छा सोशल सपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। खासकर कि तब जब आपकी डिप्रेशन, एंग्जायटी बढ़ जाए, नींद की प्रॉब्लम बढ़ जाए और आपको सुसाइडल थॉट भी आ जाए, तब तो बहुत ज़रूरी है कि आपके आसपास कोई लोग हो जो आपके डिप्रेशन, ओसीडी को समझते हों और इसके मामले में आपको हेल्प कर पाएँ, सपोर्ट दे पाएँ। आसपास लोग होंगे जिनसे आप अपने डिप्रेशन, एंग्जायटी पर बात करते हैं, जो कि आपको कोप करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेस रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, तो इससे विथड्रॉल सिम्पटम्स को हैंडल करना आसान होता है और उनको वर्स होने से रोका जा सकता है। खासकर कि आपके घर परिवार के लोगों को ये भी समझ में आना चाहिए कि अभी जो आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो विथड्रॉल सिम्पटम्स की वजह से हैं। ये नहीं कि अरे तुम कुछ करते नहीं हो, तुम सारा टाइम बिस्तर पे पड़े रहते हो, ये वो सब बेकार की मुसीबतें मोल ले रखी हैं। ऐसे क्रिटिकल लोगों की प्रेजेंस से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा और आपका डिप्रेशन भी बढ़ेगा। इसलिए आसपास ऐसे लोग हों जिनको पूरा समझाएं कि विथड्रॉल सिम्पटम्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये वीडियोज़ सुनाएं उनको, ताकि उनको समझ में आए कि ये विथड्रॉल सिम्पटम्स किस तरह से परेशान कर रहे हैं और कैसे इनको जाने में समय लगेगा, ताकि आपके चिड़चिड़ेपन, आपके मूड स्विंग्स, आपके गुस्से और आपकी दूसरी जो भी डिस्ट्रक्टिव या नेगेटिव फीलिंग्स या थॉट्स हैं, बिहेवियर्स हैं, उनसे वो कोप करने में थोड़ा सहनशील रहें, थोड़ी पेशेंस रखें और आपको हैंडल करने में मदद करें। इसलिए घर में लड़ाइयाँ, घर में कलेशों को प्रिवेंट करके, अवॉइड करके आप भी अपने को बेटर रख पाओगे, घर के लोग भी अपना मानसिक स्वास्थ्य, मानसिक संतुलन बनाए रखेंगे और साथ ही डिप्रेशन की वजह से आने वाले जो सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स हैं और उनकी वजह से आने वाले जो और दूसरे जो नेगेटिव इम्पैक्ट आपके मेंटल स्टेट पर पड़ रहे हैं, उसको आप रोक पाओगे। अब आगे कुछ ध्यान देने वाली बातें, कुछ सीरियस बातें। सर्ट्रेलिन दूसरी ही एसएसआरआई दवाइयों की तरह कुछ वार्निंग के साथ आती है। एफडीए मतलब फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि यूएसए की एजेंसी है जो कि सभी दवाओं को रेगुलेट करती है, उसने एक वार्निंग दी है जो कि हर दवा के पत्ते पर भी लिखी होती है कि इन दवाओं को लेने से सुसाइडल आइडियाज़ बढ़ने का खतरा है और सुसाइडल अटेम्प्ट के बढ़ने का भी खतरा है अगर ये बच्चों या युवाओं को दी जा रही हैं। मतलब विड्रॉल सिम्टम्स तो बाद की बात है, ये दवा लेने से भी सुसाइडल आइडिएशंस बढ़ जाती हैं। यहाँ उनकी बात हो रही है जो 20-22 साल तक की उम्र के लोग हैं। खासकर ये तब और भी ज़्यादा देखने में आती हैं जब उनकी डोजेज बदली जाती है। तो दवा का दिया जाना और दवा का बदला जाना, ये दोनों ऐसे समय हैं जिसमें कि बच्चों और युवाओं में सुसाइडल थॉट्स बढ़ती हैं सर्ट्रेलिन जैसी दवाओं की वजह से। इनफैक्ट ज़्यादातर एसएसआरआई दवाइयों से ये प्रॉब्लम देखने में आती है। इसलिए खुद के अंदर सुसाइडल आइडियाज़ को पहचानने की क्षमता रखें और अपने आसपास किसी से बात कर लें, अपने किसी फैमिली मेंबर से या अपने डॉक्टर या साइकोलॉजिस्ट से बात कर लें जब भी आपको सुसाइडल आइडियाज़ आ रहे हों। डॉक्टर से एकदम अपॉइंटमेंट ले लें। दवा बदलने से अगर आपको परेशानी हो रही है तो डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करें ताकि डॉक्टर इसके बारे में कुछ कर सकें, ताकि आपके सुसाइड वाले जो सिम्टम्स हैं, साइड इफ़ेक्ट्स हैं या विड्रॉल सिम्टम्स हैं, इनको दूर करने में आपकी हेल्प कर पाएँ। सुसाइडल सिम्टम्स किस तरह से आते हैं? जैसे आप प्लान कर सकते हैं सुसाइड कमिट करने का कि आप कैसे करेंगे। आप सुसाइड कमिट करने के बारे में बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, या आप ऐसा महसूस करेंगे कि अच्छा अगर मैं मर जाता या मर जाती तो क्या होता,
काश मुझे मौत आ जाए, इस तरह के विचार मन में आ सकते हैं। इनफैक्ट मैं यहाँ कहूँगा कि ना ही केवल ये आप अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, अगर आप दवा ले रहे हैं, अगर आपको ये समस्याएं हैं या बीमारियां हैं, आप अपने फैमिली मेंबर में भी ध्यान दें कि उनमें भी इस तरीके के बिहेवियर और थॉट्स में चेंजेस आ सकते हैं। सुसाइड करने के तरीके खोजने लगते हैं, जैसे कि ओवरडोज कैसे की जाए दवाओं की, या कैसे खुद को कहीं लटका के या किसी औजार से मारा जाए, इसके बारे में प्लानिंग चल सकती है, विचार आ सकते हैं। होपलेस महसूस कर सकते हैं या लग सकता है कि मैं ट्रैप हो चुका हूँ, पूरी तरह से बंध चुका हूँ, पूरी तरह से ज़िंदगी जो है वो बेकार हो चुकी है, अब कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर निकलने का। इस तरह की भावनाएं, इस तरह के विचार आप में बढ़ सकते हैं। बहुत ज़्यादा तेज़ आपके अंदर मूड स्विंग्स हो सकते हैं। बहुत सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ में आप पढ़ सकते हैं या खुद को नुकसान पहुंचाने के विचार आ सकते हैं। रिस्की बिहेवियर शो कर सकते हैं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा शराब पी सकते हैं या कहीं किसी सुनसान या अकेली जगह पर खुद को ले जाएंगे, वहाँ जाने का मन कर सकता है। छत पर जाने का मन कर सकता है या शराब पी के बहुत तेज़ ड्राइव करने का मन कर सकता है। बहुत ज़्यादा विचार मौत के, मरने के या वायलेंस के आपके मन में पकड़ सकते हैं, आपके मन में ऑक्यूपाई कर सकते हैं। कुछ ऐसा आप प्लान कर सकते हैं या आपके फैमिली मेंबर ऐसा प्लान कर सकते हैं कि अपनी जो भी जायदाद है, जो भी बिलोंगिंग्स हैं, वो दूसरों में कैसे बांटनी है, कैसे उसको दान करना है या क्या करना है, इसका प्लान कर सकते हैं। और लोगों को बाय कैसे कहना है, फाइनली लोगों को किस तरह से अलविदा कहना है, उनके लिए क्या चिट्ठी पत्री क्या लिखनी है, उसकी आप तैयारी कर सकते हैं। तो ये सारे जो ऐसे सिम्टम्स हैं, अगर ऐसे विचार या ऐसी भावनाएं मन में बनती हैं आपके या आपके फैमिली मेंबर के, तो ध्यान दें कि ये या तो साइड इफ़ेक्ट हो सकता है दवा का, या ये विड्रॉल सिम्टम हो सकता है, या हो सकता है कि आपका डिप्रेशन ही सीवियर हो गया हो, तो उस वजह से भी ये लक्षण आ सकते हैं, जो कि दवा लेने के बाद या दवा को छोड़ने के बाद या दवा बदलने के बाद देखने में आएंगे। तो इसलिए सावधान रहें। एक और यहाँ पर वार्निंग आती है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं, महिला हैं, प्रेग्नेंट हैं, या आपके घर में कोई महिला हैं प्रेग्नेंट हो रही हैं या हो चुकी हैं, तो डॉक्टर से बात कर ले, अगर आप ये सर्ट्रेलिन दवा लेते आए हैं, कि आपको कैसे कंटिन्यू करनी है या कैसे डिसकंटिन्यू करनी है, क्योंकि बच्चे पर बहुत बुरा असर आएगा इन दवाओं का। इसलिए दवाएं लेते लेते प्रेग्नेंट ना हो जाएं। रिसर्च में ऐसा देखा गया है कि अगर दूसरी और तीसरी तिमाही में, ट्राइमेस्टर में, अगर महिलाएं ये एंटी डिप्रेसेंट दवा ले रही हैं, तो हो सकता है कि प्रीमेच्योर बर्थ हो जाए बच्चे का। और अगर प्रेग्नेंट होते टाइम आप सर्ट्रेलिन लेना छोड़ देती हैं या आपकी परिवार में महिला छोड़ देती हैं, तो चांस बहुत हाई है कि प्रेगनेंसी के दौरान बॉडी में आने वाले दूसरे हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी रिलैप्स हो सकता है और विड्रॉल सिम्टम्स बढ़ सकते हैं। तो इसलिए प्रेगनेंसी के टाइम पर ध्यान देना है और प्रेगनेंसी से बहुत समय पहले ही तैयारी कर लेनी है कि सर्ट्रेलिन या कोई भी दूसरी एंटी डिप्रेसेंट दवा को कैसे धीरे धीरे छोड़ा जाए। अब फाइनल इस वीडियो में बात करूंगा कि क्या सर्ट्रेलिन के लिए बहुत लंबे टाइम का ट्रीटमेंट ज़रूरी हो सकता है। हाँ, ऐसा हो सकता है। किसी किसी केस में कुछ लोगों को, हालांकि सबको नहीं पर कुछ ही लोगों को, विड्रॉल सिम्टम्स के ख़त्म होने के बाद भी या विड्रॉल सिम्टम्स के बिल्कुल ना के बराबर रह जाने के बाद भी एडिशनल ट्रीटमेंट की ज़रूरत हो सकती है। जैसे हो सकता है उनका एंग्जाइटी डिप्रेशन बना रहे, जो कि या तो सब क्लिनिकल लेवल पर बहुत थोड़ा थोड़ा बना रहेगा, थोड़े थोड़े उनमें नेगेटिव विचार बने रहेंगे, या हो सकता है कि डिप्रेशन एंग्जाइटी अच्छा खासा बना रहे। तो उस केस में लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट की ज़रूरत होगी। कैसे? या तो कोई दूसरी लॉन्ग एक्टिंग दवा की मदद से या फिर साइकोथेरेपी की मदद से। जिन भी लोगों ने जीवन में एक डिप्रेसिव एपिसोड का एक्सपीरियंस किया होता है, उनमें 50% लोग ऐसे होते हैं जिनको दोबारा अपने जीवन में एक एपिसोड तो एटलीस्ट आता ही है डिप्रेशन का। मतलब ये उनकी बात हो रही है जो डिप्रेशन से पूरे रिकवर कर चुके हैं, जो लाइफ को बिल्कुल बेटर बना चुके हैं, पर फिर भी ऐसे लोगों में से 50% लोग ऐसे होंगे जिनको दोबारा डिप्रेसिव एपिसोड होगा ज़रूर। इसलिए ध्यान रखना है कि दवाइयाँ छोड़ने के बाद भी, विड्रॉल सिम्टम्स के ख़त्म हो जाने के बाद भी आपको केयर लेनी है, आपको प्रिकॉशंस लेनी है। जैसे जो लोग शराब पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, उनको कोशिश करनी है कि हमेशा के लिए छोड़ दें, क्योंकि जो लोग शराब सिगरेट लेते हैं और उनको कभी डिप्रेसिव एपिसोड नहीं हुआ, उनका तो काम चल जाएगा। पर अगर आपको डिप्रेसिव एपिसोड हुआ है और आप पहले शराब पीते थे और आपने शराब छोड़ दी डिप्रेशन के ट्रीटमेंट के दौरान, तो ध्यान रखिए कि आपको प्लान करना पड़ेगा कि अब आपको ज़िंदगी भर शराब से दूर होना है।
क्यों? क्योंकि शराब के वजह से आपके स्ट्रेस लेवल्स मिसमैनेज हो जाएँगे, आपकी इमोशनल प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी और चांसेस बहुत हाई हैं कि आपका जो दूसरा एपिसोड है या नेक्स्ट कोई भी डिप्रेसिव एपिसोड है, वो जल्दी वापस लौट आएगा। किसी भी ऐसे व्यक्ति के मुकाबले जिसने कि शराब नहीं ली है या नहीं लेता है या वो शराब लेना छोड़ चुका है, उसके मुकाबले शराब लेने वालों का जो रिस्क रहता है दोबारा डिप्रेस्ड होने का, वो बहुत ज़्यादा होता है, कई गुना ज़्यादा होता है। कुछ लोग ऐसी दुविधा में फंस जाते हैं या डॉक्टर्स भी कई बार उन्हें ऐसी सजेशंस दे देते हैं कि उन्हें ज़िंदगी भर एंटी डिप्रेसेंट दवाओं पर रहना पड़ेगा। यहाँ मामला गड़बड़ हो जाता है क्योंकि साइड इफ़ेक्ट्स जो हैं वो लोग लंबे टाइम तक एक्सपीरियंस करते रहते हैं और बहुत माइल्ड डोजेज़ पर विथड्रॉल सिम्पटम्स भी लंबे समय तक बने रहते हैं। क्योंकि इन लोगों की कोई एक सिंगल डोज़ अक्सर नहीं चलती। इनकी डोजेज में चेंजेस आते रहते हैं, कभी बढ़ती है, कभी कम होती है, तो ऐसे में साइड इफ़ेक्ट्स बढ़ जाते हैं जब दवा बढ़ती है और विथड्रॉल सिम्पटम्स आ जाते हैं जब दवा कम होती है। तो एक ही डोज पर लेने से डिप्रेशन बढ़ जाएगा, एंग्जाइटी बढ़ जाएगी, डोज बढ़ जाएगी तो डिप्रेशन तो दूर होगा पर साइड इफेक्ट बढ़ जाएगा और जब डोज कम होगी तो विथड्रॉल सिम्टम आ जाएंगे। तो एक पर्सन जो है वो बुरी तरह फंसा रहता है। तो ऐसे में सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है साइकोथेरेपी, सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी या एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी। ये 4-5 सबसे बेस्ट ऑप्शंस हैं साइकोथेरेपी की। हिंदुस्तान में ज़्यादातर साइकोथेरेपिस्ट ये 4-5 साइकोथेरेपीज देते ही हैं। माइंडफुलनेस, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, डायलेक्टिकल बिहेवियर थेरेपी, इंटरपर्सनल थेरेपी, साइकोडायनामिक थेरेपी, ये सभी थेरेपीज ज़्यादातर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट देना जानते हैं। इसलिए इनमें से किसी भी 1 या 2 थेरेपीज की तरफ स्विच कर जाएं। समय रहते इन पर स्विच करने से आप बेटर कोप कर लेंगे और डिप्रेशन से बहुत हद तक आप निजात पा लेंगे। रिसर्चेस में ऐसा पाया गया है कि जो लोग डिप्रेशन की दवाओं को छोड़ते रहते हैं, डोज रिडक्शन करते हैं, वो लोग जब साइकोथेरेपी लेना शुरू करते हैं तो उनका रिलैप्स जो है वो कम होता है। पर इसी के बजाय जो लोग धीरे धीरे भी दवाइयां अगर छोड़ते हैं पर साइकोथेरेपी पर स्विच नहीं करते, उनमें रिलैप्स का रेट फिर भी हाई रहता है। और ऐसे में विड्रॉल सिम्टम से मैनेज करना तो मुश्किल होता ही है, साथ ही डिप्रेशन और एंग्जाइटी का भी रिलैप्स ज़्यादा होता है। इसलिए साइकोथेरेपी सबसे बेस्ट, सबसे अच्छा ऑल्टरनेटिव है। अगर आपको दवाइयां छोड़नी है, दवाइयां छोड़ते छोड़ते धीरे धीरे साइकोथेरेपी पर स्विच कर लें, विड्रॉल सिम्टम्स को अच्छे से हैंडल करेंगे और रिलैप्स के चांस भी कम रहेंगे। तो ये रही पूरी जानकारी सर्ट्रेलिन विड्रॉल के सिम्टम्स के बारे में। कैसे सर्ट्रेलिन विड्रॉल सिम्टम्स को मैनेज किया जाता है, कितना समय लगता है इन सिम्टम्स को जानने में, कैसे मेडिसिन या दूसरे कुछ ट्रीटमेंट्स की मदद से इन सिम्टम्स को दूर किया जाए, कितने खतरनाक हो सकते हैं, कितने माइल्ड हो सकते हैं, इस बारे में ये जो भी जानकारी दी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर लें और वीडियो को शेयर भी कर दें। ध्यान रखें कि दवाओं से डरना नहीं है, दवाओं से दूर होने का एक तरीका होता है, दवाओं से निजात पाने का, दवाओं से छुटकारा पाने का एक सेफ तरीका होता है। जैसा कि बताया, सिर्फ और सिर्फ सबसे बेस्ट जो स्ट्रेटजी है वो यही है कि धीरे 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 दवाओं को छोड़ते जाएं, डोज कम करते जाएं और साइकोथेरेपी या कुछ दूसरे ट्रीटमेंट की तरफ स्विच कर जाएं। और ध्यान रखें, दिमाग में बिठा लें कि विड्रॉल सिम्टम्स टेम्परेरी ही होते हैं, टेम्परेरी पीरियड तक ही बने रहते हैं, इसलिए इनको परमानेंट मानने की भूल ना करें। बहुत ही थोड़े ना के बराबर लोग होते हैं जिनमें कि लंबे समय तक ये विड्रॉल सिम्टम्स बने रहते हैं, पर ज़्यादातर लोगों में ये विड्रॉल सिम्टम्स थोड़े ही समय तक रहते हैं, मैक्सिमम लोगों में थोड़े टाइम तक रहते हैं। एक्सपीरियंस भले ही 50-60% लोगों में होंगे, पर ज़्यादातर लोगों में विड्रॉल सिम्टम्स थोड़े टाइम बाद चले जाते हैं। तो ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल के साथ बने रहें। और भी इस तरह के दूसरी दवाओं के विड्रॉल सिम्टम्स, उसके बारे में जानकारी दी है, साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में जो भी जानकारी चाहिए मेरे चैनल पर आपको उपलब्ध मिलेगी। ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद।